नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, एडजेक्टिव्स की हमारी क्लासेस चल रही हैं। 2 क्लासेस के बाद आज हम तीसरे पड़ाव पर हैं, जहां पर हमें रूल्स की बात करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं। और जैसा कि मैंने वायदा किया था कि आज की क्लास के साथ में आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मैं एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा, जिससे आप देख सकते हैं कि वेरियस एडजेक्टिव्स की आप डिग्रीज कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आज का जीएस का क्वेश्चन। ठीक है, ये तस्वीर आप सबके सामने है, काफ़ी अच्छी तरीके से पहचान रहे होंगे। बहुत हॉट टॉपिक है, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा बात हो रही है इसकी। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो चीज़ है वो मैं आज आपसे पूछने जा रहा हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये एक्चुअली देखिए, जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये श्रीलंका की है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब पहचान रहे होंगे। तो श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है। और श्रीलंका और भारत, ये जो हमारा देश भारत है और श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, इन दोनों के बीच में कौन सी वाटर बॉडी है, यही आज का सवाल है कि विच वाटर बॉडी सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी वाटर बॉडी है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हैं 4। मलक्का स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, मैं एक बार ऑप्शंस फिर से रिपीट कर देता हूं। मलक्का स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पॉज करके 1 मिनट में जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पिछली क्लासेस में मैं देख रहा हूँ कि लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर पर आंसर कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके आंसर दीजिए। जिनके भी सही जवाब होंगे उन्हें मैं लाइक और हार्ट्स शेप दूंगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एडजेक्टिव्स के 5 रूल्स दोस्तों डिस्कस कर लिए थे। आज हमें 6th रूल डिस्कस करना है। सेम डिग्री वाला रूल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें बात करनी है कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये हमेशा पहले प्लेस किए जाएंगे कार्डिनल एडजेक्टिव से। याद कीजिए, हमने एडजेक्टिव की पहली क्लास में कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जो होते हैं या एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं, इनके अंदर हमने बात की थी कि आपके डेफिनेट वाले एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि प्रॉपर नंबर बताते हैं। उनके अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल जो होते हैं वो नंबर शो करते हैं, एग्जैक्ट क्वांटिटी बताते हैं, जैसे 1 2 3 या आप चले जाइए लाख करोड़ अरब तक। ठीक है, और जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं ये आपको पोजीशन बताते हैं, क्रम बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या लास्ट। ठीक है, इस तरह के जो हैं वो ऑर्डिनल होते हैं। जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं अनंत तक, ठीक है, वो आपके होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो नियम ये कहता है कि अगर आपको किसी सेंटेंस में दोस्तों दोनों एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना है, एक कार्डिनल है और एक ऑर्डिनल है, तो हमेशा ऑर्डिनल पहले आएगा, कार्डिनल बाद में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करते हैं। You must study the first 2 chapters of your book। ठीक है, एक बात कही गई कि भाई आप अपनी किताब के पहले 2 चैप्टर्स जरूर पढ़ लेना, एग्जाम के लिए बताया गया। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर फर्स्ट और 2 ये दोनों ही चैप्टर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। कौन से चैप्टर्स? 2 चैप्टर्स, और 2 भी कौन सी पोजीशन के? पहले वाले 2। तो ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो फर्स्ट है ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ये ऑर्डिनल पहले आएगा, कार्डिनल बाद में आएगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा 2 फर्स्ट चैप्टर्स। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इट इज टोटली रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, ऑर्डिनल पहले और कार्डिनल बाद में। द लास्ट 2 बॉयज आर मेकिंग नॉइज, अंत में जो 2 लड़के खड़े हुए हैं वो शोर मचा रहे हैं। द फर्स्ट 2 बेंचेस, पहली 2 बेंचेस। ठीक है, फर्स्ट 2 चेयर्स, फर्स्ट 3 बॉयज, फर्स्ट 4 गर्ल्स। ठीक है, जब भी बात की जाएगी तो हमेशा ऑर्डिनल पहले आएगा, कार्डिनल बाद में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें, चलिए।
अगला नियम, द कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ई आर, आपके पास अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में आपको ई आर मिलता है, शुड बी यूज्ड एज मोर प्लस एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव को आपको ई आर की बजाय क्या करना है, मोर प्लस वो एडजेक्टिव का फॉर्म लगाना है, ठीक है, व्हाइल कंपेयरिंग द टू क्वालिटीज ऑफ वन और द सेम थिंग ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अगर किसी एडजेक्टिव की मदद से, ठीक है, आप एक व्यक्ति या मतलब उसी व्यक्ति या उसी चीज के बारे में कंपेयर कर रहे हैं और एडजेक्टिव आपका कैसा है, उसकी फॉर्म्स क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट इस तरीके से चलती हैं, मतलब ई आर और ई एस टी लगा करके चलती हैं, तो जो कंपैरेटिव डिग्री वाला है उसको आप ई आर मत लगा करके बनाइएगा, उसको आप मोर प्लस क्लेवर इस तरीके से बनाइएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखिए, एक कोई लड़की है, उसके बारे में बात की जा रही है कि वो क्लेवरर है किसके मुकाबले, बीइंग ऑनेस्ट, यानी कि ये दोनों विशेषताएं, चालाकी और ईमानदारी, दोनों इसी एक नाउन या प्रोनाउन के लिए बात हो रही है, ठीक है। यहां पर तो हमें प्रोनाउन मिली है, बट इसकी जगह पर किसी का नाम भी हो सकता था, दिनेश इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट, तो वहां पर तो नाउन हो जाती। तो अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है वो नाउन है या प्रोनाउन है, उसी के लिए बात की जा रही है और दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो दोस्तों आप इस तरीके से अपना कंपैरिजन नहीं बनाएंगे, ये गलत है। आपको क्या करना है, शी इज मोर क्लेवर, शी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के मुकाबले वो ज्यादा क्लेवर है, ठीक है। इज इट क्लियर, शी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई एडजेक्टिव है जिसकी कंपैरेटिव फॉर्म ई आर लगा करके बनती है, लेकिन अगर दो क्वालिटीज एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही हैं, तो आपको फिर वो कंपैरेटिव डिग्री ई आर जोड़ने की बजाय, यहां पर देखो आपने ई आर जोड़ा ना कंपैरेटिव बनाने के लिए, तो ई आर जोड़ने की बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, मोर प्लस वो एडजेक्टिव लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर अगर वैसे तो देखिए इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है उसकी बनती ही फॉर्म इस तरीके से, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। लेकिन जैसे क्लेवर है, इसके लिए हाई होता, हाई, हाइयर, हाईएस्ट, तो वहां पर भी आपको मोर हाई लगाना पड़ता, ठीक है। जैसे सपोज हम बात करें किसी हिल स्टेशन के लिए, जैसे नैनीताल इज एट मोर हाइट, या नैनीताल इज मोर हाइयर, द हाइट ऑफ या द एल्टीट्यूड ऑफ नैनीताल इज मोर हाइयर देन देहरादून, ठीक है। इज इट क्लियर, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट, अगला नियम हमारे लिए, द एक्सप्रेशन दीज एंड दोज। हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं, ये कौन से वाले एडजेक्टिव हैं, ध्यान कीजिए, पहली क्लास में मैं बता चुका हूं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। दीज एंड दोज शुड नॉट बी यूज्ड विद द सिंगुलर नाउन्स लाइक काइंड, टाइप एंड सॉर्ट। इस तरह की अगर आपके पास कोई नाउन है जैसे कि काइंड, टाइप या सॉर्ट, तो इनमें आप दीज एंड दोज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये काइंड, टाइप या सॉर्ट, ये जो नाउन्स हैं ये अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? इनके साथ में आप हमेशा सिंगुलर लेंगे इनका। दीज एंड दोज का सिंगुलर क्या होता है? दिस एंड दैट। दीज का सिंगुलर दिस, दोज का सिंगुलर दैट, उनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई विल नेवर डू दीज काइंड ऑफ एक्ट्स। मैं इस तरह की हरकत कभी नहीं करूंगा। आई विल नेवर डू दीज काइंड ऑफ एक्ट्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हरकत ये तो प्लूरल है, लेकिन बात यहां पर केवल हरकत की नहीं हो रही है, हरकत के प्रकार की, इस तरह की। तो ये जो तरह है, मेन क्या है यहां पर? काइंड। और ये काइंड क्या है? ये तो सिंगुलर आया है, तो इसके लिए यहां पर आप दीज नहीं लगाएंगे, इसके लिए आप यहां पर दिस लगाएंगे। इज इट क्लियर? इसके लिए यहां पर दिस लगेगा। अब ये काइंड ऑफ एक्ट्स हो, सॉर्ट ऑफ एक्ट्स हो, सॉर्ट भी अक्सर इसी तरह के इस्तेमाल में आता है। सॉर्ट का भी मतलब होता है इस प्रकार की, इस तरह की, ठीक है। या काइंड कह लीजिए, टाइप कह लीजिए, सॉर्ट कह लीजिए। मैं
अगर एक एग्जांपल दे दूं, आई विल नॉट लाइक टू मीट दीज सॉर्ट ऑफ पीपल, दीज टाइप ऑफ पीपल, दीज काइंड ऑफ पीपल, इस तरह के लोग, इस किस्म के लोग। तो ये तीनों ही शब्द जो हैं ये क्या करते हैं, इनके साथ में आपको दिस या दैट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दिनेश हैज नेवर read those kinds of books। दिनेश ने उस तरह की किताबें कभी नहीं पढ़ी हैं। दिनेश हैज नेवर रेड दोज काइंड ऑफ बुक्स, उस तरह की किताबें। बुक्स तो प्लूरल है लेकिन काइंड तो सिंगुलर है ना, और हमें जो ये प्रोनाउन एडजेक्टिव लेना है ये दोस्तों आएगा काइंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इज इट क्लियर? और इसीलिए यहां पर आप दोज का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप करोगे दैट। ही हैज नेवर रेड दैट काइंड ऑफ बुक्स। ठीक है, अगर काइंड नहीं होता, एक मिनट के लिए अगर काइंड यहां से छुप जाए तो आप कहेंगे दोज बुक्स, वो किताबें। बुक्स के साथ में तो दोज आ जाएगा, बट इंपॉर्टेंट यहां पर क्या हो रहा है, काइंड। काइंड इसकी जगह सॉर्ट होता तो भी, या टाइप हो जाए तो भी। ठीक है, ये तीनों ही शब्द अगर आ जाते हैं दोस्तों तो ये बताते हैं प्रकार, किस्म। ठीक है, कैटेगरी। तो इसीलिए इनके साथ में दिस या दैट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। दीज या दोज का इस्तेमाल वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ें, चलिए फटाफट दोस्तों, क्योंकि नियम हमारे पास कुछ थोड़े आज ज्यादा हैं, जल्दी जल्दी फटाफट इनको आज कवर करते हैं। अगला हमारे पास रूल है यूज ऑफ अदर एंड एल्स इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो आपको अदर या एल्स का कैसे कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 2019 और 2020 के एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। वही सेम क्वेश्चंस मैं उठा करके आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए ध्यान से, पहला एग्जाम्पल, दी गंगा is more sacred than any river of India। अब ध्यान दीजिए, दी गंगा इज मोर सैक्रेड देन एनी रिवर ऑफ इंडिया। गंगा नदी भारत की किसी भी नदी से ज्यादा पवित्र है। ठीक है, कॉमन सेंटेंस है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर गंगा नदी का बाकी नदियों से कंपैरिजन हो रहा है। मोर सैक्रेड आप देख रहे हैं, बाकी नदियों से ज्यादा पवित्र है। ठीक है, अब आपने जैसे ही कंपैरिजन किया दोस्तों, कंपैरिजन का पहला नियम क्या होता है कि एक चीज दूसरी चीजों के मुकाबले कंपैरिजन में आ रही है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों आप देख रहे हो कि देन एनी रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की किसी भी नदी, भारत की जितनी भी नदियां हैं, भारत की जितनी भी नदियां उन सब से ज्यादा पवित्र। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि क्या गंगा नदी, भाई देखिए गंगा नदी यमुना से ज्यादा पवित्र हो सकती है, गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा नदी से ज्यादा पवित्र हो सकती है, नर्मदा नदी से, ताप्ती नदी से, जो भी आप एग्जाम्पल दें सबसे पवित्र हो सकती है। पर मुझे एक चीज बताइए कि क्या गंगा नदी अपने आप से ज्यादा पवित्र हो सकती है खुद से? यानी कि अगर गंगा नदी का गंगा नदी से ही कंपैरिजन किया जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा? सर ये आप कैसी बात कर रहे हो, कोई चीज खुद से ज्यादा पवित्र कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। गंगा नदी भारत की किसी भी और नदी से ज्यादा पवित्र है, तब ठीक हो जाएगा सर। अगर आप ये कहते हैं कि भारत की किसी भी नदी, तो उसमें तो गंगा नदी भी तो इंक्लूड हो गई। तो अब क्या करें सर, गंगा नदी को बाहर निकालने के लिए, गंगा नदी को अगर आपको बाहर निकालना है तो क्या कीजिए, यहां पर एक छोटी सी चीज जोड़ दीजिए, देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, द गंगा इज मोर सैक्रेड देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। भारत की किसी भी और नदी से गंगा नदी ज्यादा पवित्र है। ठीक है, इस तरीके से आपको कंपैरिजन में अदर का इस्तेमाल करना होता है। अदर और एल्स, ये जो दो शब्द हैं, इनको आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। और अक्सर ये क्या हुआ था दोस्तों, ये सेम सेंटेंस 2019 और 20 में इस तरह के दो सेंटेंस आए हुए हैं। वहां पर क्या किया, देन एनी रिवर ऑफ इंडिया। अब वहां पर आपको एरर ढूंढनी थी और एरर यही थी कि एनी अदर रिवर,
कि भारत की किसी भी और नदी से ज्यादा पवित्र है। ठीक है, इज इट क्लियर? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आलम इज taller than all boys of the class। आलम क्लास के सभी लड़कों से ज़्यादा लंबा है। आलम इज़ टॉलर देन ऑल बॉयज़ ऑफ द क्लास। अब इस सेंटेंस में भी दोस्तों सेम रूल अप्लाई होता है कि क्या आलम हर लड़के से, चलो ठीक है, लंबा होगा भाई, उसकी हाइट ज़्यादा होगी, पर क्या आलम अपने आप से भी ज़्यादा लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो क्या करें सर? देन ऑल अदर बॉयज ऑफ द क्लास। आलम इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ द क्लास। ठीक है, इज इट क्लियर? इस तरीके से आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हमने दो एग्जांपल्स दोस्तों कंपैरेटिव के ले लिए हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे माय ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल अदर्स इन द टीम। जैसे माय ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स इन द टीम। मेरा भाई टीम में बाकी सारे खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। माई ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स इन द टीम। सर जैसा आपने बताया हमने अदर का इस्तेमाल कर लिया, और अब सेंटेंस ठीक लग रहा है? ध्यान से देखिए, माई ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट। सर सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं, दी का भी इस्तेमाल कर दिया, ईएसटी का भी इस्तेमाल कर दिया, दी स्मार्टेस्ट हो गया। सर आपने बताया था कि जी अदर का इस्तेमाल करना चाहिए, अदर का भी इस्तेमाल कर दिया, पर मैंने अदर का इस्तेमाल कहाँ पर बताया? मैंने अदर का इस्तेमाल बताया कि कंपैरेटिव, अगर आपको दूसरों से कंपेयर करना है। अब दोस्तों देखिए, अब हम सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। माय ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट, मेरा भाई सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। अब बात होगी अगर स्मार्टेस्ट की, सुपरलेटिव की, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई क्लास में जितने भी हैं उन सभी में। अब आपने ये अदर लगाने से क्या कर दिया कि भाई भाई को तो छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हैं, अरे भाई को भी तो उसी में इंक्लूड करना पड़ेगा जब आप सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे, कि क्लास में या टीम में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, उन सभी में मेरा भाई सबसे ज्यादा स्मार्ट है। तो अब आपको भाई को बाहर नहीं निकालना है बाकियों से, भाई को इंक्लूड करना है। ठीक है, सुपरलेटिव बनाते समय आपको भाई को इंक्लूड करना पड़ेगा, और इंक्लूड करने के लिए क्या करें? बस इस ऑल अदर को हटा दीजिए। माई ब्रदर इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन द टीम। टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी में मेरा भाई सबसे ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, मिस्टर एक्स वाई जेड इज द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन, इज द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ ऑल अदर पॉलिटिशियंस। अगर ऑल अदर पॉलिटिशियन कहा जाए तो भैया उसमें से अदर को हटाइए, ऑल द पॉलिटिशियन कीजिए। इज द मोस्ट करप्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिशियंस, कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनमें मिस्टर एक्स वाई जेड जो है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता है। ठीक है, तो जब सुपरलेटिव बनेगा तब दोस्तों अदर का इस्तेमाल नहीं करना है, तब उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो उन्हीं में से तो छांट करके बनाया जाएगा। और अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए अपने वाले आदमी को बाहर रखिए, बाकियों के लिए ऑल अदर कर दीजिए। ठीक है, इज इट क्लियर? ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, यूज ऑफ ऑल, बोथ एंड होल। अगर आपको ऑल, बोथ या होल का इस्तेमाल करना है एज एडजेक्टिव, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑल जो है ये बताता है कि सारे के सारे, ठीक है, बोथ बताता है दोनों, और होल बताता है सभी। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इनको अगर आप एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, दी इज यूज्ड आफ्टर ऑल एंड बोथ, अगर आप ऑल या बोथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद में आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्लूरल नाउन्स के लिए लगते हैं।
दी इज यूज्ड बिफोर होल, अगर आप होल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर दी पहले लग जाएगा। ऑल और बोथ के तो बाद में लग रहा था, होल से पहले लगेगा, ठीक है। और अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो ऑल और बोथ के बाद में लगेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? एक एक एग्जांपल लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लीजिए, ऑल बॉयज वर प्रेजेंट इन द असेंबली, प्रार्थना सभा में सारे लड़के मौजूद थे, इन द असेंबली, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस। अब दोस्तों देखिए, यहां पर ऑल क्या काम कर रहा है? ऑल बॉयज के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना भाई, ठीक है। सारे लड़के, इसने क्वांटिफाई कर दिया, उसकी विशेषता बता दी, कौन से लड़के? सारे के सारे लड़के। तो अब जैसे ही आपने ऑल को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया, यहां पर एक कंडीशन लग जाएगी दोस्तों, ऑल के साथ में आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑल द बॉयज, जितने भी लड़के थे, ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट इन द असेंबली, सारे के सारे लड़के असेंबली में प्रेजेंट थे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शिकायत मत कीजिएगा कि आज सर थोड़ा तेज चल रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली एडजेक्टिव्स के नियम जो आज के लिए हमने टारगेट किए हुए हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो फटाफट सबका एक एक दो दो एग्जाम्पल लेकर के उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब जैसे हमने ऑल का ले लिया, बोथ के लिए ले लेते हैं। बोथ गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, दोनों लड़कियां एग्जाम में फेल हो गई, अगर ऐसा कहा जाए। अब देखिए यहां पर बोथ क्या कर रहा है, ये गर्ल्स इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, दोनों लड़कियां, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, केवल बोथ नहीं लेना है, बोथ द गर्ल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बोथ जो है दोस्तों आपको एक चीज बता रहा है कि जिन लड़कियों के बारे में ना पहले बात हुई है, अभी से इस सेंटेंस से जस्ट पहले बात हुई होगी, ये जरूर होगा, ये आपको ऐसे कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, इससे पहले एक सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस में इन लड़कियों की बात हो रही होगी और उसके बाद में ये अगला सेंटेंस होगा कि बोथ द गर्ल्स, दोनों ही लड़कियां जिनके बारे में पिछले सेंटेंस में बात हुई है, वो दोनों लड़कियां एग्जाम में फेल हो गई, ठीक है। तो अब जहां पर आपको इस तरीके से बोथ का इस्तेमाल मिले एज एडजेक्टिव, तो वहां पर आप केवल अकेला बोथ नहीं लेंगे, बोथ के बाद में दी का इस्तेमाल करेंगे, बोथ द गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ऑल का हमने देख लिया, बोथ का देख लिया, एक होल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आइए, चीजें दोस्तों बहुत सिंपल हैं, हर रूल को पढ़िए, उसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स कर लीजिए, चीजें एकदम आपको माइंड में बैठ जाएंगी कि इस तरीके से आप इस नियम को फॉलो करते हैं। आइए, तीसरा है हमारे लिए होल। होल एफर्ट्स वेंट इन वेन, आपने किसी काम को करने के लिए कोशिशें की लेकिन वो काम नहीं बन पाया और उसके बाद में आप बोले कि यार सारी मेहनत बर्बाद हो गई, मिट्टी में मिल गई, ठीक है। होल एफर्ट्स वेंट इन वेन। अब अगर आप देखिए इस तरीके से अगर होल का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर भी आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके साथ में, लेकिन होल के साथ में दी क्या करेगा? दी होल एफर्ट्स, होल के लिए दोस्तों दी जो है बाद में नहीं आएगा, होल दी एफर्ट्स नहीं, दी होल एफर्ट्स, सारे प्रयास जितनी कोशिशें करी थी इस काम को करने के लिए, सब मिट्टी में मिल गई, सब व्यर्थ हो गई। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो देखिए, ऑल, बोथ और होल, ये सारे वर्ड्स, इनके साथ में अगर दी का इन शब्दों का एज एडजेक्टिव आप प्रयोग करते हैं तो इनके साथ में आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पोजीशन बहुत मायने रखती है, ऑल के बाद आएगा, बोथ के बाद आएगा, होल से पहले आएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा जो है वो है कि जब कभी ये प्लूरल नाउन्स के लिए एडजेक्टिव के इस्तेमाल हों, वैसे तो दोस्तों ये शब्द होते ही प्लूरल्स के लिए हैं, कभी भी आपको सिंगल आदमी के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। बोथ दिनेश वेंट टू पिकनिक, अरे बोथ दिनेश का कहने का क्या मतलब है? बोथ दिनेश एंड सुरेश वेंट टू पिकनिक, ठीक है। इज इट क्लियर? अगर आप बोथ दी बॉयज कहें तब आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? ऑल, बोथ और होल, इनके साथ में आप दी लगाते हैं। पोजीशन ध्यान रखिएगा कि ऑल और बोथ के बाद में आता है दी,
होल से पहले आता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, यूज ऑफ आइदर, नाइदर, ओनली, बोथ, इवन, बट ऑल्सो। ठीक है, इन शब्दों का आप कैसे इस्तेमाल करिएगा, ध्यान से पढ़िए। दीज शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड्स दे एम्फेसाइज। ये जिन शब्दों को एम्फेसाइज करते हैं उनसे जस्ट पहले इनका इस्तेमाल होना चाहिए, उनसे जस्ट पहले इन शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका not only came to see me but also take back her books। ओके, एक एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने, शी नॉट ओनली केम टू सी मी, वो ना केवल मेरे को मिलने आई थी, बट ऑल्सो टेक बैक हर बुक्स, अपनी किताबें भी वापस लेने आई थी। ठीक है, झगड़ा हो गया तो वो आई, उससे मिली लड़के से और अपनी किताबें भी साथ के साथ वापस ले गई। ठीक है, हंसने की बात नहीं है, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। शी नॉट ओनली केम टू सी मी, ना केवल वो मेरे से मिलने आई थी बल्कि अपनी किताबें भी वापस लेने आई थी। अब दोस्तों यहां पर देखिए, आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो इस पर ध्यान देना है। ठीक है, शी पर ध्यान नहीं देना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो पे ध्यान देना है। ना केवल मिलने आई थी बल्कि अपनी किताबें भी लेने आई थी। ठीक है, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है, ये जो अब नॉट ओनली बट ऑल्सो में से भी इसके ऊपर ज्यादा गौर कीजिएगा। नॉट ओनली किसको एम्फेसाइज कर रहा है, किसके ऊपर जोर डाल रहा है? शी के ऊपर डाल रहा है? नहीं सर, शी तो है, वो लड़की तो आई। अब उसने इंपॉर्टेंट काम क्या किया? इंपॉर्टेंट काम ये था कि भैया केवल मिलने ही नहीं आई थी, वो अपनी किताबें भी लेने आई थी। तो जो नॉट ओनली है ये इसको ज्यादा जोर दे रहा है या इसको? सर इसने तो ये दोनों ही काम किए थे। ठीक है, अब ये जो नॉट ओनली है ये तो मिलने आने का जो काम था इस पर जोर डाल रहा है कि भैया ना तो वो केवल मिलने नहीं आई थी, ठीक है, वो अपनी किताबें भी लेने आई थी। तो अगर ऐसा कोई काम है, अब देखिए ध्यान से कि जो वर्ड को एम्फेसिस किया जा रहा है, जिसके ऊपर जोर डाला जा रहा है, ये नॉट ओनली उससे जस्ट पहले आना चाहिए। कैसे? देखिए इसका जो सही रूपांतरण है, सही सिंथेसिस जो है वो इस तरीके से बनेगा, शी केम, वो आई, नॉट ओनली टू सी मी बट ऑल्सो, वो आगे की कहानी सेम चलेगी। ठीक है, बट ऑल्सो टू टेक हर बुक्स। इंपॉर्टेंट है यहां पर कि नॉट ओनली को आप सी मी के जस्ट पहले लगाएंगे। भाई उसका आने का जो काम था वो आई, आने पर उसने दो काम किए कि भैया उस लड़के से मिल भी ली और अपनी किताबें भी वापस ले ली। तो नॉट ओनली ने ये जो मिलने का काम था इसके ऊपर एम्फेसिस डाला है, तो इसीलिए नॉट ओनली को आप सी मी से जस्ट पहले लगाएंगे। केम से पहले नहीं लगाना है, केम पहले आएगा, नॉट ओनली बाद में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? दीज शुड बी प्लेस्ड, ये जो शब्द हैं आइदर, नाइदर, ओनली, बोथ, इवन, बट ऑल्सो, इन शब्दों को आपको कहां लगाना चाहिए? इमीडिएटली बिफोर द वर्ड्स दे एम्फेसाइज। जिन शब्दों के ऊपर ये जोर डाल रहे हैं उनसे जस्ट पहले लगाना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? ध्यान, मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई आकर के मिलने का जो काम था उससे जस्ट पहले आपको नॉट ओनली लगाना है, क्योंकि ये इसको एम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है, आने को एम्फेसाइज नहीं कर रहा है, मिलने को एम्फेसाइज कर रहा है कि केवल मिलने नहीं आई थी, किताबें लेने आई थी। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला नियम, एज शब्द, एज। ठीक है, एज इज यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री टू डिनोट इक्वालिटी।
एज शब्द को आप कई बार इक्वालिटी डिनोट करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? जबकि देन जो शब्द है THAN, देन, इसका इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव डिग्री दिखाने के लिए। ठीक है, बोथ एज एंड देन आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड व्हेन ए सेंटेंस कंटेन्स एडजेक्टिव्स इन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव फॉर्म्स। अगर एक सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों चीजें दिखाई जा रही हैं तो आपको एज और देन का इस्तेमाल करना होगा। कैसे करेंगे सर? एक ही सेंटेंस में आप पॉजिटिव भी और कंपैरेटिव दोनों लगा देंगे? हाँ, बिल्कुल लगाया जा सकता है। कैसे? ध्यान दीजिए। अगर मैं ये कहूं कि वो लड़की राधा सीता से ज्यादा चालाक है, कि अगर चालाक नहीं तो कम से कम उतनी तो है। कई बार आप आम जनजीवन में, आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हो ना कि यार देखो ज्यादा होगा, या अगर ज्यादा भी नहीं हुआ तो इतना तो होगा ही होगा, है ना? तो इसी तरीके का अगर सेंटेंस आपको इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट करना पड़े तब क्या करेंगे? वहां पर आपको पॉजिटिव भी चाहिए और कंपैरेटिव भी चाहिए। कैसे करते हैं आइए देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। जैसे शी इज एज ऑनेस्ट इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। एग्जाम्पल, शी इज एज ऑनेस्ट if not more honest than her brother। कि अगर वो अपने भाई से ज्यादा ईमानदार नहीं है तो कम से कम उतनी तो है। ठीक है, कि अगर ज्यादा नहीं तो उतनी तो है। अब दोस्तों देखिए, आपने यहां पर एज ऑनेस्ट यानी कि उसके बराबर पॉजिटिव डिग्री, और मोर ऑनेस्ट कंपैरेटिव डिग्री, दोनों बना दी ना यहां पर कि भाई या तो उससे ज्यादा होगी नहीं तो इतनी तो होगी ही होगी। अब कंस्ट्रक्शन देखिए कि क्या ये सही है? क्या ये कंस्ट्रक्शन सही है कि शी इज एज ऑनेस्ट इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर? देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। कैसे? इसमें आपको मैं फिर से बना देता हूं, शी इज एज ऑनेस्ट एज, शी इज एज ऑनेस्ट एज इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। ठीक है, एक छोटा सा शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शी इज एज ऑनेस्ट एज, कॉमा, इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर, कि अगर अपने भाई से ज्यादा नहीं तो कम से कम उतनी तो है ही। ठीक है, एज ऑनेस्ट एज का प्रयोग 2 बार होगा यहां पर दोस्तों। ठीक है, एज ऑनेस्ट एज। ठीक है, एज ऑनेस्ट एज जो आपने इस्तेमाल कर लिया, या एज क्लेवर एज, या एज टॉल एज, कोई भी एडजेक्टिव लगा दीजिए। इससे क्या हो गया? इससे आपने पॉजिटिव डिग्री बना दी कि उतनी तो है, उसके बराबर तो है, पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में क्या कह दिया? इफ नॉट मोर ऑनेस्ट, कि अगर उससे ज्यादा नहीं तो उतनी तो है। ठीक है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों एक ही सेंटेंस में आ गया। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपको एज और देन का इस्तेमाल करना होता है उन सेंटेंसेस में जहां पर आप इक्वालिटी भी दिखा रहे हैं और कंपैरिजन। इक्वल हो गए ना कि भाई वो लड़की अपने भाई के बराबर ईमानदार है, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम उतनी तो है। ठीक है, कंपैरिजन भी हो गया और इक्वालिटी भी दिखा दी। इज इट क्लियर? इस तरीके के सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर मतलब कई कई साल के बाद भी लोग इसको नॉर्मल अपने ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस में या एग्जाम में गलत कर देते हैं। एज ऑनेस्ट एज क्लेवर एज टॉल एज, इफ नॉट मोर देन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। व्हेन टू एडजेक्टिव्स रिक्वायर डिफरेंट प्रीपोजिशंस, अगर आपके पास ऐसे 2 एडजेक्टिव हैं सेंटेंस में जो कि अलग अलग प्रीपोजिशंस ले रहे हैं तो दोनों की प्रीपोजिशंस भैया अलग अलग इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऐसे अगर हैं कि जी एक तो दूसरी तरह की प्रीपोजिशन लेता है, दूसरा दूसरी तरह की प्रीपोजिशन लेता है, तो दोनों की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सर एक की तो लगा दी दूसरे को चला देंगे काम, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इंग्लिश ग्रामर है भैया, प्रीपोजिशन तो सबकी अपनी अपनी पूरी होनी चाहिए। जैसे नंबर 1, रमेश इज सीनियर एंड ओल्डर taller than हितेश।
अब दोस्तों देखिए, रमेश इज सीनियर एंड टॉलर देन हितेश। हितेश से ज्यादा सीनियर भी है और लंबा भी है, टॉलर भी है, ठीक है। दो एडजेक्टिव्स आए हैं यहां पर, दोनों में कंपैरिजन हो रही है, लेकिन ध्यान दीजिए सीनियर का तो अभी आपने कहा ही नहीं कुछ। सीनियर को क्या चाहिए? सीनियर को टू चाहिए सर। रमेश इज सीनियर टू एंड टॉलर देन हितेश। वो हितेश से सीनियर है, सीनियर टू, और टॉलर है, टॉलर देन। दोनों अलग अलग प्रिपोजिशंस लेंगे, तो इसीलिए आपको दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रमेश इज टॉलर देन, सॉरी, सीनियर टू एंड टॉलर देन हितेश। हितेश से ज्यादा सीनियर है और ज्यादा लंबा है। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। जैसे हिज ड्रेस इज देखिए, हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। उसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से अलग है और सस्ती है, ठीक है। दो एडजेक्टिव्स आ गए, अलग और सस्ती, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन केवल आपने देन से किया है। अब ध्यान दीजिए, चीपर के साथ में तो देन आ जाएगा, लेकिन डिफरेंट के साथ में देन आएगा क्या? नहीं आएगा सर। डिफरेंट, डिफरेंट के साथ में क्या लगा दें? टू लगा दें? सोचिए। नहीं 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 सर, अनर्थ हो जाएगा। डिफरेंट टू नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम होता है। हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन। उसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से अलग है, से अलग, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। और सस्ती, मेरी ड्रेस से सस्ती, चीपर देन माइन, ठीक है। इज इट क्लियर? ध्यान देना है दोस्तों, ऐसे नहीं कि सर चल रहा है चलने दीजिए। एक एक शब्द को बारीकी से एनालाइज कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों, एनालाइज करोगे, विश्लेषण करोगे, सोचोगे क्यों, किस लिए, तो चीजें आसान हैं। रटने लगे तो मैं कई बार कह चुका हूं दोस्तों, अब थक चुका हूं बताते बताते, रटने का यहां पर कुछ नहीं है, समझना है। अरे भैया दो एडजेक्टिव्स हैं यार, दोनों की पूर्ति करनी पड़ेगी ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि सर दोनों के लिए हम सेम चीज यूज कर रहे हैं कि हाँ जी सेम चीज यूज हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है। सर रिपीटिशन है, एक चीज को गायब कर दो, गोल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटिशन थोड़ी ना है भैया, इसके साथ में तो दूसरा लगता है, इसके साथ में दूसरा लगता है। चीपर के साथ में देन लगना है, डिफरेंट के साथ में फ्रॉम लगना है, सीनियर के साथ में टू लगना है। तो गायब कैसे कर देंगे सर? अगर गायब कर दिया तो वो बुरा नहीं मान जाएगा? बुरा मान जाएगा भैया, बिल्कुल। और बुरा मान गया तो उधर आपका फिर एग्जामिनर भी बुरा मान जाएगा, वो भी एक नंबर काट देगा। एक नंबर कटते के साथ ही फिर कट ऑफ से बाहर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातें नहीं। एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर ए नाउन इफ द नाउन इज फॉलोड बाई प्रीपोजिशन। कि अगर नाउन के बाद में प्रीपोजिशन लग रही है तो आपको एडजेक्टिव भी प्लेस करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, द सब्जेक्ट इज वर्दी ऑफ नोट। ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस है, द सब्जेक्ट इज वर्दी ऑफ नोट। अच्छा, इसे थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, इज अ वर्दी मैटर। हाँ, क्योंकि इससे इज अ वर्दी मैटर ऑफ नोट। अब ध्यान दीजिए, द सब्जेक्ट इज वर्दी मैटर ऑफ नोट। सब्जेक्ट यानी कि जिस विषय पर बात हो रही है, इज वर्दी लायक, मैटर यानी कि फिर से विषय या मुद्दा, ऑफ नोट यानी ध्यान देने के लायक, ठीक है। अक्सर कहा जाता है कि भाई ये मुद्दा ध्यान देने लायक है, तो इनको आप कैसे बनाते हैं? द सब्जेक्ट इज वर्दी मैटर ऑफ नोट। अब देखिए 9 o'clock, 9 बजे, द सब्जेक्ट इज वर्दी मैटर ऑफ नोट। तो यहां पर एक गलती है, एक छोटी सी मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है? देखिए, इस नाउन के लिए आपने इस ये मैटर जो है ये नाउन है, ठीक है। इसके साथ में प्रीपोजिशन आ रही है ऑफ, ठीक है। और एक एडजेक्टिव आ रहा है वर्दी, लायक, ठीक है। इस नाउन के साथ में प्रीपोजिशन PRO, प्रोनाउन नहीं है, प्रीपोजिशन, ठीक है। और वर्दी, वर्दी है आपके लिए एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, अगर किसी नाउन के बाद में प्रीपोजिशन आ रही है,
noun followed by a preposition, then adjective will come. Adjective is placed after the noun. Adjective को आप noun के बाद में लगाते हैं. कैसे? The subject is matter worthy of note. ठीक है? इज इट क्लियर? द सब्जेक्ट इज मैटर. सब्जेक्ट, ये जो विषय है, ये ऐसा मुद्दा है जो ध्यान देने लायक है. वर्दी ऑफ नोट. अगर नाउन के बाद में प्रीपोजिशन आ रही है तो नाउन के लिए लगने वाला एडजेक्टिव भी बाद में आएगा, नाउन से पहले मत लगा देना. ठीक है? सिंपल सी कहानी है कि अगर नाउन के बाद में प्रीपोजिशन आ रही है तो नाउन के लिए जो एडजेक्टिव है सेंटेंस में उसे भी नाउन के बाद में लगाओ. नाउन के पीछे चलेंगे एडजेक्टिव भी और प्रीपोजिशन भी. इज इट क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, समझ में आ जाएगी बात. जैसे he is a suitable man for any post. वो किसी भी पोस्ट के लिए सूटेबल आदमी है, योग्य आदमी है, उपयुक्त आदमी है. ठीक है? तो दिक्कत कुछ लग नहीं रही? दिक्कत है दोस्तों. क्या है? मैन, नाउन, फॉर, प्रीपोजिशन, सूटेबल, एडजेक्टिव. यही कहानी कि नाउन के बाद में अगर प्रीपोजिशन है और नाउन से पहले कोई आपका एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव को भी नाउन के बाद में लेकर के आइए, तभी कहानी पूरी होगी. ही इज ए मैन सूटेबल फॉर एनी पोस्ट. किसी भी पोस्ट के लायक. ही इज ए मैन, वो ऐसा आदमी है जो किसी भी पोस्ट के लायक है. वो ऐसा आदमी है. ठीक है? ही इज ए मैन, वो इस तरह का आदमी है जो हर तरह की पोस्ट के लिए उपयुक्त है, कामयाब है, लायक है. ठीक है? आगे बढ़ें दोस्तों. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं. अगली बात, नो कंपैरिजन इज इंप्लाइड व्हेन देयर इज टाइम या टाइम्स यूज्ड फॉर कंपैरिजन. अगर आपने टाइम या टाइम्स का इस्तेमाल किया है कंपैरिजन करने के लिए तो असल में वहां पर कंपैरिजन हो नहीं रहा है, मतलब आपको देन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है. हेयर पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड. वहां पर आपको दोस्तों क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और समझते हैं इस बात को. जैसे माई बुक is 3 times cheaper than yours. अब दोस्तों ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, क्या मतलब समझ में आ रहा है? माई बुक इज 3 times चीपर देन योर्स. क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? कि मेरी किताब तुम्हारी किताब से 3 गुना सस्ती है. लेकिन जब आपने टाइम्स का इस्तेमाल कर दिया है तो दोस्तों वहां पर कंपैरिजन नहीं करना है. वहां पर क्या करना पड़ेगा? माई बुक, वो एक्चुअली क्या है? पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड. माई बुक इज 3 times एज चीप एज. ये एज चीप एज हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं ना इक्वालिटी दिखाने के लिए. एज चीप एज योर्स, कि मेरी किताब तुम्हारी किताब के 3 गुना सस्ती है. माई बुक इज एज चीप एज, माई बुक इज 3 times एज चीप एज योर्स, कि मेरी किताब कितनी सस्ती है? तुम्हारी की 3 गुना, मतलब 3 भाग कम. ठीक है? इज इट क्लियर? टाइम या टाइम्स जहां कहीं लग जाएगा दोस्तों वहां पर उसके साथ में आपको 3 times टॉलर, 3 times हाइयर नहीं कहना है. 3 times एज हाई एज, 3 times एज गुड एज, 3 times एज टॉल एज, 3 times एज चीप एज. इस तरह का इस्तेमाल होगा. इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. मेन मुद्दा क्या है कि टाइम या टाइम्स का जहां इस्तेमाल हो गया वो अपने आप में कंपैरिजन है. उसके बाद में आपको उसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनानी है. जो एडजेक्टिव है उसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनानी है. ये जो टाइम्स आपने लगा दिया ना 3 गुना, भैया ये तो अपने आप में कंपैरिजन हो गया कि भैया उससे 3 गुना ज्यादा. अब आप 2 बार कंपैरिजन करेंगे तो भैया फिर तो अनर्थ हो जाएगा ना. तो इसीलिए जैसे ही टाइम या टाइम्स का इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद में आपको पॉजिटिव डिग्री वाला लेना है और एज का डबल इस्तेमाल. एज चीप एज टॉल एज गुड एज हाई एज फार एज. ठीक है? इज इट क्लियर? चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देख लेते हैं जल्दी से। सम एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, कुछ एडजेक्टिव्स को आप दोस्तों एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। याद कीजिए, हमने अपनी पहली क्लास में बात की थी, एडजेक्टिव्स दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ गई तो वो क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। अगर मैं कहूं दिनेश इज टॉल, दिनेश लंबा है, तो टॉल ने क्या कर दिया, दिनेश की विशेषता बता दी, लेकिन यहां पर ये प्रेडिकेटिव है क्योंकि टॉल के तुरंत बाद में कोई नाउन नहीं आई है। तो लेकिन इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका आप एट्रीब्यूटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको आपको एज प्रेडिकेट ही इस्तेमाल करना है। वो कौन कौन से हैं, जैसे जल्दी से समझ लीजिए, एफ्रेड, एस्लीप, ड्यू, रेडी, अनेबल, अलाइक, अवेयर, ग्लैड, सॉरी, वेल, एलोन, श्योर, इल और वर्थ। इस तरह के कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कि आपको कैसे इस्तेमाल करने होते हैं, एट्रीब्यूटिवली नहीं करने हैं, प्रेडिकेटिवली करने हैं। कैसे, जैसे अगर आप कह दो कि इल मैन, ही इज ए इल मैन, वो गलत है, ही इज इल, वो बीमार है, ही इज इल मैन कहना गलत है, ठीक है। एस्लीप बॉय, ठीक है, ये कहना गलत है। दिनेश इज एस्लीप बॉय, नहीं, दिनेश इज एस्लीप, दिनेश सो रहा है, दिनेश सोया हुआ है, ठीक है। एलोन लेडी, राधा इज एलोन लेडी कहना गलत है, राधा इज एलोन, ठीक है। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं, इल, एस्लीप, एलोन, इनको दोस्तों आप कैसे एट्रीब्यूटिवली देख रहे हो ना, एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन आ रही है, इसीलिए ये गलत है। आपको केवल एडजेक्टिव लेना है। दिनेश इज इल, दिनेश बीमार है। मुकेश इज एस्लीप, मुकेश सोया हुआ है। राधा इज एलोन, राधा अकेली है, ठीक है। एफ्रेड मैन, डरा हुआ आदमी। मोहित इज एफ्रेड, मोहित इज ए एफ्रेड मैन, कि मोहित एक डरा हुआ आदमी है, नहीं, गलत है, मोहित इज एफ्रेड, मोहित डरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रेडिकेटिव यूज करने होते हैं कुछ एडजेक्टिव्स के, वो एट्रीब्यूटिव नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। अलाइक सिचुएशन, एक जैसी सिचुएशन, द सिचुएशंस आर अलाइक, सिचुएशन एक जैसी हैं। ये नहीं कहेंगे कि दीज आर अलाइक सिचुएशंस, कि ये अलाइक सिचुएशंस है, नहीं, दीज सिचुएशंस आर अलाइक, ये सिचुएशंस एक जैसी हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सारे जो यूज हैं ये दोस्तों गलत हैं। आपको ध्यान देना है कि एट्रीब्यूटिव यूज नहीं होगा, प्रेडिकेटिव यूज ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट नियम। वाइल यूजिंग मल्टीपल एडजेक्टिव्स, अगर आपके पास दोस्तों कई सारे एडजेक्टिव्स एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं तो उनका ऑर्डर क्या रखना है, किसको प्राथमिकता देनी है, किसको वरीयता देनी है, किसको सुपीरियरिटी देनी है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या रखना है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस रखा जाएगा दोस्तों ये SSACNM। SSACNM क्या है सर, S फॉर साइज, फिर S फॉर शेप, A फॉर एज, C फॉर कलर, N फॉर नेशनैलिटी एंड M फॉर मटेरियल। इस ऑर्डर में आप चलेंगे अपने एडजेक्टिव्स को लेकर के, ठीक है। इज इट क्लियर। सबसे पहले अगर कोई एडजेक्टिव साइज बता रहा है तो उसे सबसे पहले रखिए, उसके बाद में शेप वाला रखिए, उसके बाद में एज वाला रखिए, उसके बाद में कलर वाला रखिए, उसके बाद में नेशनैलिटी, उसके बाद में मटेरियल, मतलब किस चीज का बना हुआ है, और सबसे लास्ट में आएगी नाउन। नाउन कभी भी स्टार्टिंग में मत डाल देना, जैसे ए टॉल, यंग, ब्लैक, अमेरिकन, बॉय, ठीक है। अगर मुझे कहना होता कि एक लड़का है जो अमेरिकन भी है, अमेरिका के नागरिक है, काले रंग का है, यंग है, जवान है और लंबा है, ठीक है। तो इन सारे ही देखो, एक एडजेक्टिव ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, कई सारे एडजेक्टिव हो गए ना। इनको किस ऑर्डर में रखा जाएगा भैया, सबसे पहले साइज, वो लंबा है कि छोटा है उसे सबसे पहले, फिर देखिए शेप, शेप नहीं दी है जी, फिर एज, वो यंग है कि ओल्ड है, यंग है जी, तो एज वाला आ गया बाद में। इसके बाद में कलर, वो काला है कि गोरा है, कलर वाला लगा दिया। फिर नेशनैलिटी, कौन से देश का नागरिक है, अमेरिकन है जी। उसके बाद में मटेरियल, मटेरियल नहीं है जी, नाउन आ गई बॉय, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है, इस ऑर्डर को फॉलो करना है, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल और नाउन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए बिग, राउंड, वाइट, गोल्डन, बॉल। गेंद कैसी है, बड़ी है, शेप बता दिया सर, राउंड, सॉरी ये तो बता दिया साइज, सबसे पहले साइज, फिर राउंड ने क्या बता दिया, शेप बता दिया सर, फिर एज, सर बॉल की तो एज नहीं थी तो एज हटा दिया, फिर कलर, कलर वाला आ गया सर, कलर के बाद नेशनैलिटी, भैया गेंद की नेशनैलिटी थोड़ी ना होती है, लोगों की होती है, नेशनैलिटी हटा दो। मटेरियल, किस चीज की बनी है, सोने की बनी हुई है सर, तो
मटेरियल आ गया और सबसे लास्ट में नाउन आ गई। नाउन हमेशा सबसे लास्ट में रहेगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा अगर एडजेक्टिव्स हैं तो आपको SSACNM, पहले साइज है, फिर शेप है, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल और सबसे लास्ट में आपकी नाउन आ जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर दोस्तों? आज की क्लास में हमारे जो नियम हैं, रूल्स हैं, वो यहीं तक हैं, ठीक है। अब वापस लौटते हैं अपने MCQ की तरफ। जो आज का हमारा MCQ था, हमारा MCQ मैंने बात की थी कि श्रीलंका के ऊपर बेस्ड था कि श्रीलंका में आज की तारीख में जो अनरेस्ट चल रहा है ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको क्वेश्चन में आज ये बताना था कि भारत और श्रीलंका, इन दोनों देशों के बीच में कौन सी वाटर बॉडी है, कौन सी ये फिजिकल फीचर है जो इन दोनों देशों को सेपरेट करती है, इन दोनों देशों को अलग करती है। ऑप्शंस थे आपके मलक्का स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। जिन लोगों ने अब तक जवाब नहीं किया है प्लीज वीडियो पॉज करके अपनी GS टेस्ट कीजिए और फटाफट कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दीजिए। सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, पाक स्ट्रेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और वहां पर एक चीज और है साथ में मैं बता दूं, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन भी है, ठीक है, एडन की खाड़ी, ठीक है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाक स्ट्रेट का नाम आप याद रखिए। ये मत सोचिएगा कि पाक स्ट्रेट है तो सर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगी, नहीं, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये जो स्ट्रेट शब्द बार बार आ रहा है इसके बारे में भी चलते चलते बात कर लेते हैं। स्ट्रेट क्या चीज होती है? स्ट्रेट होती है दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं जल संधि या जल डमरू मध्य, ठीक है। ये एक, इसको हिंदी में कहा जाता है जल संधि या जल डमरू मध्य। ये एक ऐसी पानी की शाखा होती है जो दो बड़े लैंड मतलब स्थल आकृति हैं बड़ी बड़ी, उनके बीच में पतली सी पट्टी होगी पानी की, उसे कहा जाता है जल संधि, ठीक है। इज इट क्लियर? पानी की पतली पट्टी होगी जो दो बड़े लैंड मासेस को अलग करेगी और इसके भी दोनों तरफ बड़े बड़े वाटर बॉडीज होंगी, ठीक है, इधर भी। अब देखिए पाक स्ट्रेट जो है दोस्तों, यहां पर ये सपोज इंडिया है, ये श्रीलंका है, इस तरफ इंडियन ओशियन है और यहां पर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, इन दोनों को जोड़ती है और इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। उसे कहते हैं आप जल डमरू मध्य। जैसे डमरू में दो बड़े बड़े आकार होते हैं दोनों तरफ, बीच में पतली पट्टी होती है, तो वैसे ही ये पानी की पतली पट्टी होती है जिसके दोनों तरफ पानी के बड़े बड़े भूभाग हैं। उधर बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ इंडियन ओशियन है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए इसको स्ट्रेट कहा जाता है, जल डमरू मध्य कहा जाता है या जल संधि कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, ठीक है। मेरा आपसे अब एक सजेशन है कि ये जो बाकी हैं, मलक्का स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इन तीनों को दोस्तों एटलस में सर्च करके ढूंढिएगा कि ये तीनों स्ट्रेट जो हैं ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों। चलते चलते आप सबसे फिर एक बार विनम्र निवेदन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि YouTube एल्गोरिथम में ये वीडियोस हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंच सकें, उस बच्चे को ये सजेस्ट हो सकें। और ये जो मुहिम हमने छेड़ी हुई है कि इंग्लिश ग्रामर की निशुल्क गाइडेंस हर बच्चे तक पहुंचा सकें, इसमें हम आपके साथ में कामयाब हो पाएं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और क्या इसमें इंप्रूवमेंट या सजेशंस आप देना चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।